Good morning, everyone. हाँ क्लास, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा नया टॉपिक जिसका नाम था एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। कल हमने ग्लैंड्स के बारे में बात की थी, साथ में बताया था कि जो आपकी ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। जो आपकी बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम का स्त्रावन करती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपके हार्मोन्स का स्त्रावन करती हैं। इनकी प्रकृति के बारे में बताया था, है ना। तो चलिए आज थोड़ा कुछ लिख लीजिए। पहले एक खास बात और समझिएगा, जब आप एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं तो कोई भी आपसे पूछ सकता है 1 मार्क में कि इनके जनक कौन है, ठीक है। हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक हैं वो है थॉमस एडिसन, ठीक है। थॉमस एडिसन लिखवाया जाएगा ठीक है। थॉमस एडिसन के वजह से ही उन्होंने एक डिसीज जो है वो डिस्कवर की थी, जिसे हम आज के टाइम में बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, मतलब एडिसन का रोग। समझ में आई? ठीक, तो जरिए थोड़ा सा लिख लीजिए। पहले हेडिंग लिख लीजिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसमें लिखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने उत्पाद, ब्रैकेट में लिखिएगा हार्मोन का स्रावन सीधे रक्त परिवहन में करके रक्त परिवहन में करके अपने लक्ष्य अंग मतलब टारगेट ऑर्गन, ठीक है, जहां तक भी उसको जाना है, क्लियर, लक्ष्य अंगों को ही प्रभावित करते हैं। हार्मोन का प्रभाव, हार्मोन का प्रभाव रक्त परिवहन तंत्र द्वारा ले जाए जाने के कारण दीर्घकालिक, धीमा, दीर्घकालिक व धीमा होता है, मतलब स्लो होता है इनका, ठीक है। जो भी इफेक्ट दिखाएंगे ये अपने टारगेट ऑर्गन पर, एक तो वो दीर्घकालिक होगा, बहुत लंबे टाइम तक बना रहेगा, और साथ में थोड़ा धीरे धीरे वो अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से, अंतःस्रावी ग्रंथियों से बने हुए तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र या फिर एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण इसमें लिखिए पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, कॉमा थाइमस, कॉमा अग्नाशय, कॉमा अधिवृक्क मतलब एड्रिनल,
ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड आदि। 3-4 लिख लीजिए, फिर आदि लगा दीजिएगा, जब एक्सेट्रा ही लगवा रहे हैं, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखिए जंतुओं की शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन से संबंधित अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा को अंतःस्राविकी या फिर एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है, अंतःस्राविकी कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी। इसका देखिए क्लास, पहली बात मैंने आप लोगों को जो चीज लिखवाई है, जितने भी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो कौन सा सिस्टम बनाती है हमारा, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, लॉजी टर्म मतलब स्टडी, स्टडी अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज दी एंडोक्राइनोलॉजी। क्लियर है? फादर कौन बताए थे एंडोक्राइनोलॉजी के, हु इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी? ठीक है, जिन्होंने एडिसन्स डिसीज दी थी, ठीक है, एडिसन का रोग। चलिए लिखिए आगे, हेडिंग लिखिएगा इतिहास, इतिहास। थॉमस एडिसन को अंतःस्राविकी का जनक कहा जाता है। थॉमस एडिसन को अंतःस्राविकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा पाया कि एड्रिनल ग्लैंड मतलब अधिवृक्क ग्रंथि को शरीर से निकालने के बाद एक विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न होता है, जिसे एक विशेष प्रकार का रोग होता है, डिसीज होती है, जिसे एडिसन का रोग कहते हैं, एडिसन का रोग कहते हैं। इसके नीचे लाइन में लिखिएगा फिर स्टार्लिंग, स्टार्लिंग। स्टार्लिंग ने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, इससे पहले जितने भी हार्मोन शब्द का तक प्रतिपादन नहीं हुआ था, उससे पहले सभी साइंटिस्ट जो थे वो इसे इंटरनल सीक्रेशन के नाम से जानते थे। इंटरनल सीक्रेशन मतलब जो हमारे शरीर के अंदर स्रावित होते हैं। क्लियर है? और ये जो टर्म था इंटरनल सीक्रेशन,
ये किया था एक बर्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने। तो ये हमें यहाँ पे बर्नार्ड के बारे में नहीं जानना, हमें यहाँ पता होना चाहिए हार्मोन नाम किसने दिया था। तो हार्मोन नाम दिया था स्टार्लिंग ने, ठीक है। और एंडोक्राइनोलॉजी के जनक हैं थॉमस एडिसन। लिखें आगे, हेडिंग लिखिएगा एंजाइम तथा हार्मोन में अंतर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्लास आता है, बेहद पूछा जाता है ये, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा, कैसे लिखेंगे अब आप, एक तरफ यहाँ पर टेबल बनेगी, एक तरफ लक्षण, हार्मोन, फिर एंजाइम, ठीक है। लिखिए लक्षण, फिर हार्मोन और फिर एंजाइम, ठीक है। लक्षण में लिखिएगा पहला अणुभार, ठीक है। हार्मोन्स में लिखिए अणुभार कम होता है, अणुभार कम होता है। एंजाइम्स में अणुभार ज्यादा होता है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों का, तो हार्मोन्स का हमेशा कम देखने के लिए मिलेगा। फिर लिखिएगा रासायनिक संगठन, लक्षण में रासायनिक संगठन। हार्मोन्स में लिखिएगा ये एमिनो एसिड, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, ये अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल, प्रोटीन, कॉमा स्टेरॉइड्स आदि के बने होते हैं। एंजाइम्स में लिखिएगा केवल किसके बने होते हैं ये एंजाइम्स, प्रोटीन, कल बताया था ना, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। फिर लिखिए उद्भव, उद्भव ओरिजिन कहां से होता है, हार्मोन्स का कहां से होगा, हार्मोन्स का स्त्रावन कहां से होता है, बिल्कुल सही बात, बट कौन सी, हार्मोन अंतःस्रावी में जाएगा। लिखिए इसमें उद्भव में, हार्मोन में लिखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा, और एंजाइम का सीक्रेशन कहां से होता है, बहिर्स्रावी ग्रंथियों से, है ना। उसमें लिखिए बहिर्स्रावी ग्रंथियों द्वारा। लक्षण में लिखिएगा कार्यविधि, कार्यविधि, इसमें हार्मोन्स में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, ये रुधिर द्वारा अपने, ये रुधिर द्वारा अपने लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं, लक्ष्य अंगों तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट उसमें लिखिएगा एंजाइम्स में, ये नलिकाओं द्वारा अपने कार्य स्थल पर पहुंचते हैं, बताया था कल, डक्टलेस और डक्टेड ग्लैंड वही है। सेकंड पॉइंट लिखिएगा हार्मोन्स में, ये सीधे रक्त में स्रावित किए जाते हैं, तो सॉरी इसको स्किप कर दीजिए, लिखवा दिया ना पहले ही, रक्त में वो किए जाते हैं। इसमें लिखिएगा ये नलिका विहीन,
नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। एंजाइम्स में लिखिएगा, ये नलिका युक्त ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये हॉर्मोन्स में लिखिए, ये उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। केवल उनकी क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं। एंजाइम्स में लिखिएगा, ये रासायनिक क्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, हॉर्मोन्स के लक्षण। ये फर्स्ट पॉइंट, ये कार्य विशिष्ट होते हैं, मतलब लक्ष्य विशिष्ट। लक्ष्य विशिष्ट, जहां तक इन्हें जाना होता है वहां तक ही जाते हैं ये हमेशा। लक्ष्य विशिष्ट होते हैं। सेकंड लिखिएगा, प्रत्येक हार्मोन का स्रावन, प्रत्येक हार्मोन का स्रावन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, ये आसानी से कोशिका झिल्ली द्वारा विसरित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये कार्य में आने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे इनका यूज हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाएंगे। ये कार्य में आने के बाद नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, शरीर में इनका संग्रहण नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है हम स्टोर कर ले कहीं, ठीक है, जब हमारे बॉडी को जरूरत होती है उसी वक्त ये सीक्रेट होना स्टार्ट करते हैं। शरीर में इनका संग्रहण नहीं हो सकता। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, पीयूष ग्रंथि। आज से स्टार्ट हो रहे हैं आप लोगों की ग्लैंड्स, ठीक है। फर्स्ट है पीयूष ग्रंथि।
बिल्कुल बनाइएगा। हाँ, और क्यों बना रही हूँ मैं इसे? आप लोग बातें ना करें कम से कम। इन्हें हिंदी में भी बेटा यही कहेंगे, ठीक है? बस हिंदी में लिख दिया जाएगा एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। समझ में आ रही है? तो इसीलिए फिर इंग्लिश में लिख दिया है डायरेक्ट। लिखें आप। हो गया? हाँ जी, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, इसे हिंदी में भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा।
इनफंडिबुलम। ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा कहाँ रह गए? हो गया? सभी स्टूडेंट्स ने ड्रॉ कर लिया ये डायग्राम? ठीक है, तो क्लास पहली बात तो इसके हमें पता होना चाहिए नाम कौन कौन से हैं। ये है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि कहा जाए या इसे हम कह सकते हैं हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस, या फिर इसे हम कह सकते हैं हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ठीक है, बट ये सेरेब्राई नहीं है, पूरा आएगा यहाँ पे हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। क्लियर है? यहाँ जगह नहीं थी इसीलिए मैंने आधा लिखा है ना। दूसरी खास बात, आप लोग जानते हैं कि हमें बचपन से पढ़ाया जाता है पीयूष ग्रंथि को हम, क्लास लिख लीजिएगा, ये मैं रफ नहीं करने वाली, डोंट वरी। पीयूष ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड के नाम से, जानते हैं क्यों? अच्छा, मस्तिष्क में पाई जाती है इसलिए? नहीं, कमांड करती है, बिल्कुल सही बात। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट ये बोलते थे कि जो मास्टर ग्लैंड है हमारी पीयूष ग्रंथि, ये हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है एक तरीके से, ठीक है, अपने स्रावन के द्वारा, अपने हार्मोनों का स्रावन करने के बाद। बट अब हमें पता चलता है कि ये जो आपका है ना पीयूष ग्रंथि, इसके ऊपर भी इसका एक बॉस बैठा हुआ है जो आपके इसे कंट्रोल करके चलता है, जिसे हम लोग बोल देते हैं हाइपोथैलेमस। ये पूरा हाइपोथैलेमस है इसके ऊपर का भाग। समझ में आ रही है बात? तो कहने की बात ये है कि अब इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से नहीं जानते हम। क्लियर? बट फिर भी कुछ साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि नहीं, माना कि इसके ऊपर हाइपोथैलेमस है, बट फिर भी हम जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां जानते हैं उन सब में जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, उन सभी का स्रावन तो पीयूष ग्रंथि से ही होता है। तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि इन सब में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन सब में जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है उनका स्रावन इसकी वजह से होने की वजह से इसे हम बोल सकते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को बचपन से पढ़ा दिया जाता है, बट अब ये थोड़ा टर्म हम लोग कम सुनते हैं मास्टर ग्लैंड वाला। क्लियर है? किसी किसी बुक में दिया होगा ये मास्टर ग्लैंड टर्म, किसी किसी में एब्सेंट भी हो सकता है। क्लियर? चलिए बात कर लेते हैं क्लास, ये तो रहा आपका डायग्राम वाली बात। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में, मतलब इसका परिवर्धन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो आपका पूरा पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि में जनरली 3 लोब उपस्थित होते हैं। कितने? 3। एक होता है अग्रपिंड, ये है आपका अग्रपिंड। ठीक है, ये होता है पश्चपिंड, और ये बीच वाला हिस्सा होता है मध्यपिंड, जिसे हमने बोल दिया है आपका इंटरमीडिएट लोब। क्लियर है? लेकिन क्लास बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आई मीन टू से बहुत से आपकी स्पीशीज ऐसी हैं जिनमें इंटरमीडिएट लोब एब्सेंट होता है। क्लियर है? बहुत से आपको क्लासेस सीखने के लिए मिलेंगे जिसमें इंटरमीडिएट लोब जो है वो एब्सेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें हम लोगों में, ह्यूमंस में इंटरमीडिएट लोब एब्सेंट होता है। एब्सेंट का मतलब ये नहीं है कि है नहीं, प्रेजेंट तो है, बट इसे अब हम लोग एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब अपने अग्रपिंड का ही भाग मानने लगे हैं। समझ में आ रही है बात? प्रेजेंट तो है, बट हम ये कहते हैं कि हम बात करें अपनी, तो मनुष्यों में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, क्लियर, उसमें 2 ही लोब उपस्थित होते हैं, अग्रपिंड और पश्चपिंड। ठीक है, अग्रपिंड में इंटरमीडिएट लोब को हमने अब ऐड कर लिया है। क्लियर है? चलिए, हम चूंकि बात कर रहे हैं परिवर्धन का, ठीक है, तो अग्रपिंड का परिवर्धन अलग तरीके से होता है और आपके पश्चपिंड का परिवर्धन अलग तरीके से होता है।
ठीक है। अगर हम बात करें हमारे पश्चपिंड के बारे में, तो इसका परिवर्धन, ये इनफंडिबुलम देख रहे हैं आप, ये हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होती है। ये इनफंडिबुलम नीचे की तरफ ग्रोथ करती है, नीचे की तरफ ये इस तरह बढ़ती जाएगी, तो क्या बन जाता है, आपका पश्चपिंड का निर्माण होता है। क्लियर। अब हम लोग बात करें हमारे अग्रपिंड के बारे में, तो ये अग्रपिंड जो है, जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है, ठीक है, तो उसके यहाँ पे फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स का डोर्सल वाला एरिया, वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे हम लोग बोल देते हैं रेतक की धानी। रेतक की धानी का मतलब है यहाँ पर रेतक पाउच, समझ में आ रहा है। रेतक पाउच में अब इसका डेवलपमेंट होता है कैसे, जो फेरिंग्स में, फिर भी बात को दोहरा रही हूँ, फेरिंग्स का जो डॉर्सल रीजन होता है, वहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसे हम बोल देते हैं हमारा रेतक की धानी। ये रेतक की धानी ऊपर की तरफ ग्रो करती है, समझ में आ रहा है, जिसकी वजह से बन जाता है आपका अग्रपिंड। यहाँ पर इनफंडिबुलम नीचे की तरफ ग्रो कर रही है और ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, समझ में आ रही है। वहीं हम बात करें हमारे इंटरमीडिएट लोब के बारे में, तो ये इंटरमीडिएट लोब जो है, इसमें भी रेतक की धानी जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते करते इस इनफंडिबुलम से जाकर जुड़ जाती है, समझ में आ रही है। रेतक की धानी जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करते करते किससे जुड़ जाएगी, इनफंडिबुलम से, और बना लेती है हमारा तीसरा पिंड, जैसे हम बोल देते हैं मध्य पिंड। समझ में आई बात। तो इसका डेवलपमेंट हर एक पिंड का अलग अलग तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। क्लियर है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया परिवर्धन, क्लियर है बस आप लोगों को। हाँ एक बार और, क्या चीज, यस, और क्या, तभी बन जाएगी ना, अब पैदा होने के बाद थोड़ी ना हम लोगों में बनेगी, ये भ्रूणावस्था में ही बन जाती है, स्टार्टिंग में ही है, ठीक है। हाँ जी। अच्छा ये कब बनती है, ये भ्रूणावस्था के कोई मतलब दूसरे महीने में बनना स्टार्ट हो जाती है आपकी, क्योंकि पहले महीने में इतना कुछ नहीं बन, सबसे पहले हमारा हार्ट बनता है, ठीक है, बाकी सारी ग्रंथि हमारे बांधे बनती हैं। खैर हम लोग क्या बात करते हैं, परिवर्धन, एक बार फिर सीखना है। समझ में आया। बाकी एक्चुअली आप लोगों को यहाँ पर टर्म्स याद करने पड़ेंगे, लिखवाया जाएगा, घर जाकर पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। हम लोग बात कर लेते हैं अब इसकी स्थिति के बारे में। स्थिति मतलब पोजीशन, कौन बताएगा ये कहाँ पर उपस्थित होती है पीयूष ग्रंथि, यहाँ उपस्थित होती है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में। मस्तिष्क में तो होती है बिल्कुल। देखिए हमारा यहाँ पर डाइसिफिलिन मौजूद होता है, हाँ ठीक है। डाइसिफिलिन के नीचे की तरफ एक आप लोगों ने सुना होगा स्फिनॉइड बोन होती है, स्फिनॉइड स्फिनॉइड अस्थि कहा जाए या फिर बोन, हड्डी होती है स्फिनॉइड नाम की, ठीक है। स्फिनॉइड में एक गड्ढे नुमा संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गड्ढे नुमा संरचना। उस गड्ढे को हम लोग बोल देते हैं सेला टर्सिका, क्या बोलते हैं इसे हम, सेला टर्सिका, ठीक है। सेला टर्सिका क्या है, गड्ढे नुमा संरचना है, जो कहां पर उपस्थित है आपकी स्फिनॉइड बोन में, ठीक है। स्फिनॉइड बोन कहाँ होगी, डायनसिफिलोन में, यहाँ पाई जाती है। हम बार बार यहाँ कहते हैं ना ऐसे ऐसे करते हैं, दिमाग है, ठीक है, वो दिमाग वाली स्थिति जो होती है वो यही उपस्थित होगी, समझ में आ रही है बात। तो सेला टर्सिका में पीयूष ग्रंथि हमेशा लटकी हुई अवस्था में रहती है, ठीक है। क्यों, मैंने क्यों कहा लटकी हुई अवस्था में रहती है, क्योंकि ये जुड़ी हुई रहती है आपके हाइपोथैलेमस से, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। दूसरी खास बात समझिएगा, यहाँ पर पोजीशन तो आपको समझ में आई, क्लियर है, लेकिन इसका साइज जो है, मतलब कितना बड़ा होता है पीयूष ग्रंथि, मटर के दाने के बराबर होती है, इतनी छोटी सी, समझ में आ रही है, जितना मटर का दाना होता है ना उतनी होती है।
इसका अगर हम लोग साइज देखें तो देखिए 1 सेंटीमीटर, आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर, किसी बुक में 10 मिलीमीटर भी देखने को मिलेगा, बात एक ही है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर ही होते हैं, ये हमें बचपन में पढ़ाया जाता है मैथ में। क्लियर है? आपकी बुक में एक्चुअली 10 मिलीमीटर दिए हुए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें। 1 सेंटीमीटर होता है इसका साइज। अगर हम बात करें इसके भार के बारे में कि इसका कितना वेट होता है, तो इसका वेट लड़के और लड़कियों में अलग अलग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। फिर भी अगर हम लोग एक एवरेज ले लें तो कुछ 0.7 के समथिंग एवरेज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं उनमें ये भार जो है बढ़ता रहता है। कब? प्रेगनेंसी टाइम में इसका साइज भी बढ़ जाता है और साथ में इसका भार जो है वो भी बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कितने बच्चों को समझ नहीं आई इसकी ये पोजीशन और इसका साइज और इसका भार वगैरह? क्लियर है? गुड। अब क्लास जो मेन है आप लोगों के लिए समझने के लिए वो है संरचना। संरचना समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोग वैसे भी पढ़ सकते थे, ठीक है। देखिए यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं इसकी संरचना की। तो जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, इसे हमने कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में, बट हम लोग यहाँ पे 2 ही भाग पढ़ेंगे, अग्रपिंड और पश्चपिंड। इसी में हमने इंटरमीडिएट लोब जोड़ दिया है। क्लियर है? पहली बात, ये अग्रपिंड, बहुत से साइंटिस्ट जो हैं उनका ये मानना है पीयूष ग्रंथि का अग्रपिंड ही है जो आपका क्या होता है, एक असली में एंडोक्राइन ग्लैंड है। इस पश्चपिंड को वो एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा मानते ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? वो कहते ही नहीं है कि ये वाला पिंड जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। रीजन है इसके पीछे, एक्चुअली जो एडिनोहाइपोफाइसिस है, अग्रपिंड को हम और किस नाम से जान देते हैं? एडिनोहाइपोफाइसिस, और पश्चपिंड को न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है? तो उनका कहना क्या है, जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है ये आपकी पूरी पीयूष ग्रंथि का 3/4 पार्ट बनाती है। 3/4 पार्ट कहा जाए या फिर 70% भाग कहा जाए, बात एक ही है। 3/4 को अगर आप परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे तो वहां से 75 ही आएगा। क्लियर है? तो किसी किसी बुक में ये दिया होगा, किसी में ये दिया होगा। क्लियर? दूसरी खास बात है क्या, क्यों? क्योंकि पश्चपिंड से सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन होता है, जो होते हैं आपके ऑक्सीटोसिन और एडीएच। एडीएच मतलब एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो हमने पहले भी बात की हुई है एक बार, ठीक है। आने वाले टाइम में करेंगे, तब आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने क्या बात की थी उस वक्त, ठीक है। तो पश्चपिंड से 2 ही प्रकार के हार्मोन का स्त्रावन होता है, जबकि बाकी जितने भी हार्मोन का स्त्रावन होता है पीयूष ग्रंथि से वो आपके अग्रपिंड से, मतलब एडिनोहाइपोफाइसिस से ही होता है। ये भाई 70% भाग बना रही है, आफ्टर ऑल अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन आता है कि साइंटिस्ट क्यों मानते हैं कि इसका ये जो है कि ये एडिनोहाइपोफाइसिस सिर्फ और सिर्फ एडिनोहाइपोफाइसिस ही है जो एंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है, इसे नहीं मानते। रीजन है, जो अग्रपिंड होता है इससे स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन हैं, चाहे वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं आपने सुना भी होगा, ग्रोथ हार्मोन सुना है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सुना है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सुना है, MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसेट्रा। ये जितने भी मैंने लिखे हैं हार्मोन, ये सभी हार्मोन बनते भी इसी में हैं और जब जरूरत होती है हमारे शरीर को तब स्रावित भी यहीं से किए जाते हैं। क्लियर है? लेकिन मैंने बताया इससे सिर्फ 2 ही प्रकार के हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं, एक होगा ऑक्सीटोसिन और एक होता है आप लोगों का वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को ही हम लोग एडीएच के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो 2 ही हार्मोन का स्रावन होता है इससे, बट क्लास मैं बार बार बोल रही हूं, इस वाले पिंड से इन दोनों हार्मोनों का स्रावन होता है, बनते नहीं है। समझ में आ रही है? यहाँ पर ये प्रोड्यूस नहीं होंगे, बनेंगे, संश्लेषण नहीं होगा, सिर्फ स्रावन किए जाएंगे। क्वेश्चन आ जाता है क्या हुआ,
वही बता रही हूँ। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर इनसे सिर्फ स्रावन हो रहा है तो क्वेश्चन आता है तो ये बनते कहाँ हैं। इसके ऊपर उपस्थित होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हाइपोथैलेमस में दो जगह होती हैं जिन्हें हम बोल देते हैं सुप्रा ऑप्टिक, या फिर एक और हम इसको बोलते हैं प्री ऑप्टिक के नाम से, ठीक है। और इसे यहाँ पर न्यूक्लिया या न्यूक्लियस, ये केंद्रक उपस्थित होते हैं, ठीक है, लिखवाया जाएगा, चिंता ना करें। एक होता है पैरा वेंट्रिक्युलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इन दोनों जगहों पर बनते हैं आपके ये दोनों हार्मोन, क्लियर। एक्चुअली आप लोगों ने वो पढ़ा था, न्यूरॉन पढ़ा था सबने। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है, सब बच्चों को याद होगा। साइटन होता है, एक्सोन होता है, टर्मिनल लोब होते हैं, सब बच्चों को याद है। वही चीज याद रखने वाली बात है। हाइपोथैलेमस में एक्चुअली मैं यहाँ सोच रही हूँ, यहाँ पर उपस्थित है आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ पर न्यूरॉन का साइटन वाला भाग पाए जाते हैं, कहाँ पर, आपके सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई में और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ साइटन वाला रीजन पाया जाता है। इसका एक्सोन और टर्मिनल नोब वो उपस्थित होते हैं यहाँ मीडियन एमिनेंस में। समझ में आ रही है बात। जितने भी यहाँ पर ये हेड रीजन प्रेजेंट होगा वो सब हाइपोथैलेमस के इन दोनों रीजन में उपस्थित होगा, क्लियर है। और इसका जितने भी आप एक्सोन देखते हैं या टर्मिनल लोब देखते हैं वो कहाँ उपस्थित होगा, इस मीडियन एमिनेंस में आकर खुलता है, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने बताया इन दोनों में क्या बन रहे हैं, आपके दोनों ही हार्मोन बन रहे हैं, बने जो ये एक्सोन से होते हुए फिर मीडियन एमिनेंस से होते हुए फिर कहाँ आ जाते हैं, आपके पश्चपिंड में। एडिनो हाइपोफाइसिस नहीं, सॉरी, न्यूरो हाइपोफाइसिस में आ जाएंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस में फिर ये दोनों हार्मोन जो होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं, ठीक है। जब हमें जरूरत पड़ेगी फिर क्या होगा, हमें यहाँ से फिर स्रावन किया जाता है, क्लियर है। मैं फिर अपनी बात को दोहरा देती हूँ क्लास, जितने भी हार्मोन होते हैं उनका स्रावन, चाहे वो FSH हो, ICSH हो, MSH हो या फिर GH हो, इन सब का तो यहाँ बनते भी है, स्रावन भी यहाँ से होता है। लेकिन आपके इस वाले पिंड में कोई भी हार्मोन बनेगा नहीं, इसके दोनों हार्मोनों का संश्लेषण होता है हाइपोथैलेमस में, जो एक्सोन से होते हुए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, बाद में इनको स्रावित किया जाता है, क्लियर है। तो इसीलिए कहते हैं बहुत साइंटिस्ट कि ये वाला जो रीजन है ये आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का है ही नहीं, क्लियर है। कितने बच्चों को ये चीज समझ नहीं आई, छोटी सी बात क्लियर होगी, ठीक है। देखिए क्लास, यहाँ पर अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अग्रपिंड के बारे में, ठीक है। अग्रपिंड, अग्रपिंड में 3 भाग से बना होता है, कौन कौन सा होगा, फर्स्ट है पार्स ट्यूबरेलिस, सेकंड होता है आप लोगों का पार्स नर्वोसा, लिखवाया था, हाँ पार्स, इसमें एक लिखवाया नहीं है शायद मैंने, एक सेकंड, वरना आप लोग मुझसे लोकेशन ही पूछोगे अभी। हाँ देखा, पार्स डिस्टेलिस नहीं लिखवाया मैंने यहाँ पर, पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। ये सेकंड पार्ट होता है इसका, पार्स डिस्टेलिस। पार्स डिस्टेलिस अग्रपिंड का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। दूसरी खास बात, इसका थर्ड जो रहेगा पार्ट वो होता है इंटरमीडिएट लोब, क्लियर है। इंटरमीडिएट लोब से ही आपका स्त्रावन होता है MSH का, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्लियर है। तो आपका अग्रपिंड ये भी 3 भागों से मिलकर बना होगा और पश्चपिंड भी 3 भागों से ही मिलकर बना होता है, क्लियर। अगर हम एक बार फिर बात कर लेते हैं अग्रपिंड किन किन से बना हुआ है, आपका फर्स्ट होता है पार्स ट्यूबरेलिस, सेकंड पार्स डिस्टेलिस, थर्ड पार्ट होता है इंटरमीडिएट लोब, क्लियर है। हाँ इंटरमीडिएट, मध्य पिंड जो है ये वाला, ये एडिनो हाइपोफाइसिस का हिस्सा बताया है मैंने, है ना। नेक्स्ट है पश्चपिंड। पश्चपिंड भी यहाँ पर 3 भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट होता है आपका
इनफंडिबुलम, पार्स नर्वोसा, एंड थर्ड इज मीडियन एमिनेंस। समझ में आ रही है? मीडियन एमिनेंस में ही आकर आपके जो न्यूरो रहते हैं न्यूरॉन्स, उनके एक्सोन वाले पार्ट आकर खुलते हैं। क्लियर है? दूसरी खास बात, इसका सबसे बड़ा जो रीजन रहता है वो यहाँ पर रहेगा आपका पार्स नर्वोसा वाला। क्लियर? अब हम वन बाय वन बात कर लेते हैं। पार्स ट्यूबरलिस कहाँ उपस्थित होता है? पार्स ट्यूबरलिस यहाँ पर इनफंडिबुलम बनाया है मैंने, ठीक है? तो ये जो पार्स ट्यूबरलिस है वो इनफंडिबुलम के चारों ओर एक कॉलर के रूप में उपस्थित होता है। कैसे? कॉलर के रूप में। आप लोग बचपन में वो बनाते होंगे कमल, लोटस बनाते थे, उसकी बहुत सारी पंखुड़ियां बना देते थे आप लोग, ऐसे फिर ऐसे 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 बनाते थे। तो कहने की बात ये है, ये पंखुड़ी होती है वो उसके चारों ओर इस तरह से रहती हैं। समझ में आ रही है? वही चीज है, ये देखिए ये बनाया हुआ है। अगर मैं इसे इस तरीके से पूरे चारों ओर घुमा दूं, इस इनफंडिबुलम के चारों, तो कॉलर नुमा संरचना देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना? तो एक कॉलर नुमा संरचना किसके चारों ओर बनती है? इनफंडिबुलम के चारों ओर। इसे बना कौन रहा है? पार्स ट्यूबरलिस। क्लियर है? कोई परेशानी? समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से यहाँ पर ही कंप्लीट होता है क्लास आप लोगों का इसका डायग्राम। कितने बच्चों को पिट्यूटरी ग्लैंड समझ नहीं आई? होप सो समझ में आया होगा। क्लियर? चलिए थोड़ा लिख लीजिए इसके बारे में अब। लिखिए, जहां आपने हेडिंग लिखी है ना पीयूष ग्रंथि, ऑब्लिक करके इसके सभी नाम लिख लीजिएगा। पीयूष ग्रंथि, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस सेरिब्राई, या मास्टर ग्लैंड लिखना चाहे तो लिखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा परिवर्धन। क्या? अच्छा, मैं ही तो पेपर बनाने वाली हूँ आप लोगों का, इतना ना करें। तो मैं वही पढ़ाऊंगी जो पेपर आने वाला है। बिल्कुल आएगा। देखें, पीयूष ग्रंथि का विकास, पीयूष ग्रंथि का विकास एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से होता है, किंतु इसका परिवर्धन दो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस का निर्माण, का परिवर्धन, ऐसे लिखना, का परिवर्धन नीचे की ओर, नीचे की ओर वृद्धि करने से होता है, जबकि एडिनो हाइपोफाइसिस भाग का निर्माण, एडिनो हाइपोफाइसिस का निर्माण भ्रूण की ग्रसनी से विकसित रेतक की धानी, रेतक की धानी के ऊपर की ओर बढ़ने से होता है।
मध्यपिंड के बढ़ने से होता है। मध्यपिंड भाग का विकास रेतक की धानी के रेतक की धानी के इनफंडीबुलम के संपर्क में आने से होता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा स्थिति या पोजीशन। हेडिंग लिखवा रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं, ठीक है।